नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारतीय जनता पार्टी 2024 के आम चुनाव में राजनीतिक भ्रष्टाचार को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के आर्थिक अपराधों की जांच और इन मामलों में गिरफ्तारी के अधिकार को सही ठहराया है। ऐसे में विपक्षी दल ईडी को लेकर लामबंद हो गए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं पर पिछले कुछ सालों में छापेमारी और गिरफ्तारी तेज कर दी है। एक रिपोर्ट देखें। सुप्रीम कोर्ट के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय को दिए गए अधिकारों की पुष्टि से मोदी सरकार को सियासी ताकत मिल गई है। सोनिया गांधी के तीसरे दिन की पूछताछ वाले दिन ही अदालत के फैसले ने कांग्रेस की बीजेपी सरकार के खिलाफ मुहिम को ठंडा कर दिया और कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दी। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने इसे जंग के उसूलों के खिलाफ बताते हुए मानवीय आधार पर सोनिया गांधी के बचाव की कोशिश की। तो मेरी समझ में नहीं आता, केस एक है, फैमिली एक है, फैमिली के दो आदमियों का नाम जो उसमें लिखा है, उसमें जब बेटे से राहुल गांधी से 5 दिन कई घंटों दर्जनों घंटे आपने बातचीत की, उसी केस के लिए सोनिया जी को फिर बुलाने की क्या जरूरत है? वहीं प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी के नेता लालू यादव के करीबी भोला यादव की गिरफ्तारी कर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि छापों में बरामद हुई डायरी के बाद जांच को और आगे बढ़ाया जाएगा और कई और नेताओं पर कार्रवाई होने की आशंका है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ 2012 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहने के दौरान 119 करोड़ रुपए की अनियमितताएं पाई गई हैं। जाहिर है कि आने वाले दिनों में फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ सकती है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार ईडी का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है। इसके जरिए विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। आरोप है कि महाराष्ट्र में ईडी के सहारे ही एनसीपी और शिवसेना के मजबूत नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया और इसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार को गिराया गया। वहीं पश्चिम बंगाल में राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी के भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आया, जिसमें नित नूतन खुलासे हो रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी के एक और ठिकाने से भारी तादाद में नकदी बरामद हुई है। अर्पिता से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पार्थ चटर्जी ही इस पैसे के मालिक है। छापों में बरामद काली डायरियों से ममता सरकार घबराई हुई है। यदि केउ इंडिविजुअल दोष करे, आमी वित्तवानदेर पक्षे नई, आमी विवेकवानदेर पक्षे। यदि केउ निजेर जन्य पार्टिकुलार करबार चेष्टा करे, तार बिरुद्धे एक्शन नाओ। यदि तुमि आईनगत एक्शन करते पारो, आमार कोनो आपत्ति नेই। যেখানে প্রয়োজন আছে এজেন্সির করুক, আমার কোনো আপত্তি নেই। এজেন্সির নামে অন্য দলের পারসেপশন খারাপ করে নিজেরা টাকা লুটে দেশটাকে লুঠেরায় পরিণত করে দিয়েছে। মনে রাখবেন, এটা দেশের পক্ষে ভালো নয়। আর কথা বলতে গেলেই সব সাসপেন্ড। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी से दूरियां बना ली है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तुरंत ही दूसरे विपक्षी दलों से नजदीकियां भी बढ़ा ली है। जो टीएमसी संसद सत्र के पहले होने वाली विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं हुई थी, वही तृणमूल कांग्रेस अब कांग्रेस से मिलकर महंगाई और जीएसटी का मुद्दा संसद में उठा रही है। वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार भी खौफजदा है। आबकारी नीति को लेकर बीजेपी ने दबाव बना दिया है, तो अरविंद केजरीवाल खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए हैं। लोकतंत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जवाब देना अनिवार्य है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में भरोसा है, वो ये भी जानते हैं कि उनका जो विश्वास है वो मतदान पर होता है, ना कि मद्यपान पर। यहाँ पर ये मद्यपान पर भरोसा रखने वाले लोग दिखते हैं, जो जिस तरीके की इनकी एक्साइज पॉलिसी रही। मेरा पहला प्रश्न है 25 अक्टूबर 2021 को, और ये कागज आप सबके समक्ष में दिखाना चाहती हूँ। ये कागज है 25 दिसंबर 2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया इन सारी कंपनियों को जिनको मद्यपान से जुड़े हुए लिकर लाइसेंसेस दिए गए। इस पर क्या एक्शन हुआ, क्या कोई काम हुआ, नहीं हुआ, कार्रवाई हुई, नहीं हुई,
और इसका क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या स्थिति है, ये बताएं। मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। हमारे देश में पिछले 75 साल में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया था इन सारी सरकारों ने मिलकर, इन सारी पार्टियों ने मिलकर। बहुत बुरा हाल कर दिया था इन लोगों ने। उसी से ठंडा और उसी से गर्म, जिस ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों के डर से विपक्षी दल एकजुट होने से डरते रहे हैं, अब उन्हीं एजेंसियों के डर से एकजुट होने भी लगे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा को अवसर में बदलने के लिए जाने जाते हैं। समझा जा रहा है कि मोदी सरकार पर बढ़ रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के जवाब में विपक्षी दलों के नेताओं के भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मुद्दा बनाने की बीजेपी की तैयारी है। बीजेपी न सिर्फ सरकार बदलने के लिए ऑपरेशन कमल चला रही है, बल्कि परिवारवाद के खिलाफ मुहिम के तहत कांग्रेस मुक्त अभियान की तरह दूसरे विपक्षी दलों को भी कमजोर करने का काम जारी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट से मिली ताकत की वजह से बीजेपी की सियासत सब पर भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, तो आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शबनम पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है शबनम जी आपका। अजय अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। विकास पासवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हैं आरजेडी के। स्वागत है विकास जी आपका भी। और डॉक्टर प्रदीप शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। आपका भी बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आरोपी को गिरफ्तारी में क्या कोई राहत मिलेगी? जो हाल ही में उनका फैसला है उसके मुताबिक क्या कुछ कहा गया, तफसील से बताएं। प्रदीप जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 जी, रखिए अपनी बात। जी नेहा जी, ईडी के पावर्स को सुप्रीम कोर्ट के अभी जो जजमेंट आया है उसने ईडी की पावर्स को अपहोल्ड कर दिया है। अपहोल्ड करने का मतलब ये है कि जो ईडी कर रही है, जो अपने काम में जैसे भी कर रही, प्रोसीड कर रही है, वो सही है उनके हिसाब, जजमेंट के हिसाब से। बात शुरू कहां से हुई? बात शुरू हुई 2 जजमेंट से। एक करतार सिंह की जजमेंट है और दूसरी जजमेंट है निकेश ताराचंद शाह की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें की ट्विन कंडीशंस दी थी बेल के बारे में कि बेल ग्राउंड करनी है तो ट्विन शेयरिंग, ट्विन कंडीशंस रहेंगी। उन ट्विन कंडीशंस के कारण से ईडी के काफी लोग जो एक्यूज थे वो उसका फायदा उठाते हुए और उनको बेल ग्रांट हो जाती थी। सुप्रीम कोर्ट की अब ये जो जजमेंट है लेटेस्ट, ये है विजय मदन लाल केस है, जिसमें 250 पेटिशंस लगभग और भी हैं। इसमें उन्होंने जो ट्विन शेयरिंग, जो नितेश ताराचंद शाह की जो जजमेंट है, जो लो उसके अंदर लेट डाउन थे रिगार्डिंग ट्विन कंडीशंस, उसको सेट असाइड किया अमेंडमेंट जब हुआ ईडी के एक्ट में 2018 के अंदर। उन अमेंडमेंट्स पे जो चेंजेस आए उनको अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट, जो 250 के करीब पेटिशंस थी लगभग, एग्जैक्ट नंबर ठीक है सर, पॉइंट वाइज गिना दीजिए हमें कि क्या कुछ खास कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। पॉइंट वाइज गिना दीजिए जल्दी जल्दी। मेन बात इसमें थी कि 2 बातें थी, एक तो अरेस्ट की पावर थी और दूसरा उसमें अटैचमेंट की पावर्स है, तीसरी सर्च एंड सीजर की पावर है, और चौथी ये बात है कि जो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो बर्डन ऑफ, अगर आपको अपने आप को ठीक साबित करना है तो वो जिम्मेवारी आपकी है।
ईडी की जिम्मेवारी नहीं है कि वो आपको इनोसेंट प्रूव करें। आपको अपने ऊपर अपने केस को खुद कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है और उसके बेसिस के ऊपर जो ग्राउंड्स आप देंगे उनके ऊपर कोर्ट डिसाइड करेगा। अब बात शुरू होती है नेहा जी सेक्शन 3 से, जिसके अंदर की डेफिनेशन दी गई है कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। इससे पहले एक प्रोसीजर है जो हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट था। वो क्या था? कोई भी मैटर जो ईडी के पास आता है वो मैटर आता है आपका सीबीआई पहले इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बाद वो अगर उसमें कुछ पैसे की कोई हेराफेरी है या पैसे का लेन देन है या इरेगुलरिटी अगर कहें हम उसको, तो वो फिर फाइनली ईडी के अंदर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जो बेसिक इस पे जो आर्बिट्रेरीनेस थी जो कोर्ट के अंदर पिटिशनर ने कहा था, वो ये कहा था उसमें आर्टिकल 20 सब सेक्शन 3 उसमें जिसके अंदर की फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई थी, और फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो आर्टिकल 20 सब सेक्शन 3 के अंदर अगर आप अपने विरोध में, उसको बोलते हैं अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप अपने बारे में अगर कुछ कहें तो वो मान्य नहीं होता। अगर मैं पुलिस की भाषा में बात करूं तो सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत जो स्टेटमेंट जो पुलिस के सामने दी जाती है थाने में जाकर, उसको कोई महत्वता नहीं दी जाती। ठीक है। लेकिन ये उन्होंने कहा था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब बात आई, उन्होंने एक मत जो ये रखा गया था कि क्योंकि सीबीआई से मैटर ट्रांसफर होता है ईडी के पास, सीबीआई दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट के से बनी है, सीआरपीसी आईपीसी एप्लीकेबल है, और हालांकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक अलग एक्ट है। ठीक है सर, ठीक है प्रदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, अब सीधे से मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के आर्थिक अपराधों की जांच और इन मामलों में गिरफ्तारी के अधिकार को सही ठहराया, ये कितना बड़ा झटका विपक्षी पार्टियों के लिए है? क्योंकि आप लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, याचिकाएं दाखिल आप लोगों की तरफ से भी की गई थी, ये कितना बड़ा झटका है आप लोगों के लिए? नेहा जी, कोई झटका नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जिस प्रकार से ईडी ने जो हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के तोते हैं, ईडी सीबीआई आकाशवाणी सब तोते हैं, चलो खैर उसको मान लेते हैं हम नेहा जी। जहां तक एक परिवार एक केस, जब राहुल गांधी को इतने घंटे इतने दिन बुलाया तो सोनिया गांधी जी को बुलाने की आवश्यकता क्या थी? एक केस एक परिवार। और जिस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, मैं तो ये बोलूं दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन दुरुपयोग के बावजूद भी हम जब ईडी हमें बुलाता है हम पहुंचते हैं, हम टाइम से पहुंचे। हमने जब सोनिया गांधी जी अस्वस्थ थी तो उन्होंने 2 दिन का समय मांगा, हम समय पहुंचे। ईडी का हम जितने यंत्र तंत्र हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, सरकार, उनको पूरा उनके आदेशानुसार हम पहुंच रहे हैं। और जहां तक तय होगा, अभी तो रिजल्ट आने बाकी है ना। अभी जैसे डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी ने बताया, अधिवक्ता है, उन्होंने कानून वाइज समझाया, लेकिन जहां तक हमारा मानना है निहार जी, द्वेष भावना से करना चाहिए कि वही ईडी है। आज से 2 वर्ष पहले ये केस समाप्त हो गया था, इस केस पे चर्चा बंद हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निर्देशानुसार दोबारा शुरू किया गया। लेकिन जब भी शुरू किया गया हम समय पर राहुल गांधी से बात की, इसका क्या नतीजा निकला वो बता दें हम। ठीक है विकास जी, क्या वाकई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है क्या? भोला यादव की भी गिरफ्तारी हुई और इससे पहले भी हमने देखा कि ईडी के छापे लगातार पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाकई आपको भी लगता है ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार के जरिए? देखिए हम लोग संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, उच्चतम न्यायालय पर विश्वास करने वाले लोग। सत्ता पहले भी थी देश में, ईडी का और सीबीआई का इस्तेमाल निष्पक्ष जांच के लिए होता, लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई, सरकार बनी, अगर हम सच्चाई के लिए आवाज उठाते हैं तो किसी न किसी माध्यम से हमें परेशान किया जाए, चाहे वो ईडी का हो या सीबीआई का। पूरे देश में चाहे क्षेत्रीय पार्टी के नेता हो या क्षेत्रीय पार्टी के विधायक हो, क्षेत्रीय पार्टी के मिनिस्टर हो, या हमारे भोला यादव जो हमारे माननीय नेता रहे हैं बिहार के, उनकी बात हम कर रहे हैं। तो जहाँ सच्चाई की बात हो वहां पर विपक्ष, ये जो सत्ताधारी जो नेता सत्ताधारी सरकार के लोग उनको परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करते हैं। और यह सच्चाई भी है, ईडी और
जो सीबीआई एक वक्त जो जांच करती थी, वो इतिहास का था। उस इतिहास को ये लोग एक तरह से मान लीजिए कि अवहेलना होने का काम हो रहा है, गलत तरीके से जांच कर रही है। इसका कहीं ना कहीं सीबीआई ईडी पर भी सवाल निशान पैदा होता है। ये तमाम देश की जनता जान रही है और बहुत जल्द इनको परिणाम खुद समेत इनको मिलेगा। ठीक है, बार बार शबनम जी इस तरह के देखिए आरोप लगते रहे। अभी अजय जी ने भी कहा, विकास जी भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। आज ईडी का कन्वेंशन रेट या फिर दोष सिद्ध जो दर है वो बेहद कम है। इस कानून के तहत 5422 तकरीबन मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि सिर्फ 23 लोगों को ही दोषी ठहराया गया है। यानी कि आरोप कमजोर रहते हैं, सियासी कारणों के जरिए ही क्या ये पूरे केस चलते रहते हैं, या विपक्षी पार्टियों को परेशान करने की कोशिश की जाती है क्या? देखिए नेहा जी, अभी मैंने सभी विपक्षी पार्टियों को भी सुना और आपके प्रश्न को भी। सबसे पहले तो कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी राहुल गांधी एक परिवार के हैं और दोनों को क्यों बुलाया गया। जिस केस में उनको कन्विक्शन है उनका, जिस केस के लिए बुलाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसपे पूछताछ चल रही है, उस केस में दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, चाहे राहुल गांधी और सोनिया गांधी, और तीसरे इसमें मोतीलाल वोरा। 3 अक्यूज माने जा रहे हैं उसमें। तो तीनों से अलग अलग बात होगी। जब डीलिंग तीनों के अलग अलग नाम से हुआ है, तो क्योंकि मोतीलाल वोरा जी अब नहीं रहे, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात होगी, चाहे वो एक परिवार के हों, लेकिन व्यक्ति 2 हैं। अब दूसरी बात, ये कहते हैं हम संविधान की बात मानते हैं, हम जो भी ईडी ने कहा हम पहुंचते हैं समय से, लेकिन फिर धरना और ये झूठा ग्रह किस लिए, जो सत्याग्रह के नाम पे सत्याग्रह किया गया, ये किस लिए किया गया, इसका भी उत्तर उन्हें देना होगा। अब विपक्षी पार्टी के आरजेडी के साथी कहते हैं कि ये सब केवल विपक्षियों को परेशान करने के लिए। अगर कोई ईमानदार है, किसी ने कुछ गलती नहीं की है, तो उससे मुझे लगता है कि वो परेशान नहीं होगा। जैसा कि हमारे एडवोकेट साहब ने कहा कि बर्डन ऑफ जो है वो अक्यूज के पास है, ईडी में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो जो जिस पर भी ईडी पूछताछ कर रही है वो अपने ईमानदार साबित करते हैं, वो कहते हैं कि ईडी गलत कर रही है। पर विपक्षी पार्टियों का अगर देखा जाए तो ईडी से आज इतना डर रहे हैं जैसे भूत से भी कोई नहीं डरता हो, उतना ईडी से ये डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि करप्शन किया है। मैं कुछ आंकड़े बताती। नहीं सर, मैम आंकड़े तो ये भी बता रहे हैं कि कन्वेंशन रेट बहुत कम है, यानी कि 5422 मामले दर्ज किए गए थे, उसमें से 23 लोग ही महज दोषी ठहराए गए। अब आप ये सोचिए कि 0.5% ही कन्वेंशन रेट है। तब ऐसे में क्या नहीं लगता कि बाकी लोगों को बेकार में और बेवजह परेशान करने की कोशिश की जाती है? देखिए, अगर हम न्यायालय के तमाम ऐसे केसेस को देखें, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं, वो बताएंगे, तमाम ऐसे केसेस देखेंगे जिसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम मिलता है, बहुत कम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी पे अगर आरोप लगा है तो उस आरोप को जानने के लिए जांच पड़ताल ना हो, इन्वेस्टिगेशन ना हो, पूछताछ ना हो। तो अगर देखा जाए तो ईडी के 10 साल यूपीए सरकार में इन्होंने 112 केसेस ईडी के किए थे, जिसमें कि इन्होंने केवल 4156 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। वही 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार ने तो 2974 छापे मारे और उसमें 1,07,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। तो ये 1,07,000 करोड़ की संपत्ति क्या यूं ही है? नहीं, तो ईडी ने छापे मारे, भारतीय जनता पार्टी ने छापे मारे, केंद्र सरकार ने छापे मारे, किसने मारे? देखिए, ये ईडी ही छापे मारती है। अभी आप बंगाल में देख रहे हैं, नहीं, अभी आपने कहा हमारी सरकार, आपने महाराष्ट्र, अभी आपने कहा हमारी सरकार ने, शबनम जी सरकार बोला नहीं, वो मैंने ईडी के लिए मुंह से निकला, ईडी के बदले निकला। लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल में, मैं ये कह रही हूँ, 10 साल के कार्यकाल में इसको कहा है ईडी ने छापे मारे। हमारी सरकार का मैंने छापा नहीं बोला, हमारी सरकार 10 साल के कार्यकाल की बात कर रही हूँ। नहीं, अभी तो 10 साल चले हुए भी नहीं। करोड़ की संपत्तियां अगर जब्त हुई है तो क्या ईडी बेफिजूल की संपत्तियां जब्त कर रही है? अगर किसी एक की भी संपत्ति गलत जब्त की है, वो कोर्ट जाए और कोर्ट से न्याय मांगे। ठीक है, अजय जी जल्दी से जवाब दीजिए। एक भी ऐसा केस नहीं किया जिसने कहा भारतीय जनता पार्टी की हमारी छोटी बहन शबनम जी ने कहा, और इनके मुंह से सत्य निकला, नेहा सत्य निकला
इन्होंने अपनी मैंने सरकार कहा बताया। था शुरुआत, कि- एक मिनट बहन जी, एक मिनट, मैंने शुरुआत में ही कहा था ये अमित शाह जी की तोते हैं, सीबीआई, ईडी, सब चीज मैंने पहले ही बोल दिया था, तो आपने उसको इनडायरेक्टली स्वीकार किया। जहां तक आपने कहा सत्याग्रह की बात की, मैंने बहन जी को सुना, भारत के लोकतंत्र में सत्याग्रह करने को हर एक को अधिकार है, अपनी बात रखने का। आप हमारी जुबान बंद नहीं कर सकती। हम तो लोकसभा और राज्यसभा को मंदिर समझते हैं। हमने तो यहाँ तक भी कोशिश की, महंगाई पे जब बात हुई सदन से हमें भगा दिया गया। हमने आटे पे जीएसटी की बात की, दूध दही पे, पनीर पे, चावल पे, गुड़ पे जीएसटी की बात की, उन्होंने सदन नहीं चलाया और हमें बाहर निष्कासित कर दिया। तो मेरे भारतीय जनता पार्टी बचती है जहां इनको लगता है, इनको लाभ होता है। नेहा जी, दो बातें हैं सामने निकल के आती हैं। इनको सत्ता चाहिए, सत्ता में दो प्रकार से आती हैं, जैसे महाराष्ट्र में हमारी सरकार गिरा दी महागाड़ी की, जैसे मध्य प्रदेश में जिस तरह से ये अपना करते हैं, राजस्थान में प्रयास कर रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य, अगर उससे भी काम नहीं बनता तो फिर ईडी का दुरुपयोग करते हैं, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। नहीं, आपको लग रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है तो कोर्ट जाइए ना, क्यों नहीं दरवाजा खटखटाते कोर्ट का? बताइए, हम पे अत्याचार हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हम पे गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, करिए, आप दावा करिए, जाइए कोर्ट। बिल्कुल नेहा जी। नहीं तो सड़कों को जाम करके क्या अपने आप को आप सही साबित कर सकते हैं? अगर ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है तो आप सड़कों को ब्लॉक कर देंगे क्या? प्रदर्शन करने से क्या होगा? अजय जी, नेहा जी, हमने सत्याग्रह किया, हमने कोई देश के किसी नागरिक को, किसी सामान को हमने हानि नहीं पहुंचाई। हमने हाथों पे पट्टियां बांधकर, हमने सदन में भी पट्टियां बांधी, हमने लोकसभा राज्यसभा के मंदिर में पट्टियां बांधी, हमने तख्तियों का प्रयोग किया। कृपया करके हमारी बात सुन लें। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, ईडी का दुरुपयोग करके छापेमारी की जा रही है, बनी हुई सरकार को गिराने का काम कर, आप इतने बेहतर तरीके से ये बता रहे हैं तो पुख्ता सबूत के साथ कोर्ट जाइए ना सर। कोर्ट क्यों नहीं जाते? बिल्कुल, मैंने नेहा जी पहले ही कहा है, हर चीज होगी और दूध का दूध, पानी का पानी। अभी आपने कहा 5422 मामलों पे केस चला और 23 को दोषी कराया गया, आपने स्वयं कहा, और मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं। ये मामला भी जैसे 5422 हैं, ये 23-24 के मामला आ जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं होने वाला, नहीं सर, आप इतने श्योर हैं हर चीज को लेकर, तो दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए। फिर इतना प्रदर्शन करने की, इतना हल्ला करने की, इतना बताने की कि देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी निर्दोष है, सर वो आप तो तय नहीं करेंगे ना, वो तो जांच होने दीजिए। नेहा जी, हम तय नहीं कर रहे, हम अपनी आवाज कर रहे हैं। हमने संविधान पढ़ा है, हमने बाबा भीमराव अंबेडकर का जो रचित संविधान पढ़ा है, हम संविधान के अंतर्गत कर रहे हैं। तो संविधान में बिल्कुल लिखा हुआ है, भारत के लोकतंत्र में आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। हाँ, आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, आपने कहा कि आप हल्ला करोगे तो इससे न्याय मिल जाएगा, इससे न्याय मिलने वाला नहीं है। लेकिन अपनी बात रखना, सही को सही बताना, गलत को गलत बताना, नेहा जी हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, आपका अधिकार से जल्दी से कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप जल्दी से? मैं कहना चाहता हूँ नेहा जी, बिहार में डबल इंजन की सरकार और पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार सृजन घोटाला में इन्वॉल्व। मैं बीजेपी के सरकार और बीजेपी के तमाम बड़े नेता से हम ये बात हम कहना चाहते हैं, क्या आप में हिम्मत है कि सृजन घोटाला की आप जांच करा सकते हैं? ये पूरा देश प्रदेश जमा चाहता है, आप नहीं करा सकते। दूसरी बात, ईडी और सीबीआई का आप दुरुपयोग किए हैं, जहां आपकी सत्ता नहीं है वहां सत्ता बनाने के लिए आप ईडी और कॉप का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें सरकार बने और हम सत्ता में आए। तीसरी बात मैडम, ईडी और सीबीआई का खौफ न लालू यादव के कदमों को कभी डगमगाया था न कभी डगमगाया। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, पूरा देश प्रदेश जान रहा है ईडी और सीबीआई का पूरे देश में गलत इस्तेमाल होगा, ये किसी से छुपा नहीं और हम लोग डरने वाले भी नहीं है। आप 1000 बार बुलाइए, 20,000 बार बुलाइए, हम हर समय सत्य है, हमेशा आपके पास आए। लेकिन सत्ता है आपकी जाती रहेगी, कहीं ना कहीं आने वाला समय है फिर आपको भी साथ देना पड़ेगा। ये बात क्या है? मतलब आप क्या बता रहे हैं कि जब सरकार जाएगी आप लोग आएंगे तो उसके बाद फिर आप भी ऐसे ही करेंगे, ये बताना चाह रहे हैं आप? एकदम, आप घोटाला में हो, बीजेपी के तमाम बड़े नेता जहाँ इनकी सरकार है, इनमें हिम्मत है वहाँ जाके जांच के लिए मुख्यमंत्री की। ठीक है शबनम जी, जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने घोटाला किया, उसकी जांच क्यों नहीं कराते, अपने सहयोगी
उसकी जांच क्यों नहीं करवाते? क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता पाक साफ है क्या? वो घोटाले नहीं कर रहे हैं, उनकी जांच क्यों नहीं होती? अगर ये ईडी अगर छापेमारी कर रही है तो फिर विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही क्यों की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता भ्रष्टाचार से अलग हो गए हैं क्या? उनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, किसी डिपार्टमेंट में कोई भ्रष्टाचार नहीं है जहाँ पे ईडी के छापे पड़े? नेहा जी, अगर ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं तो पहले यूपीए की सरकार थी, इनकी भी सरकार बिहार में थी, ये तमाम ऐसे ईडी की जांच कर सकते थे और जहां कहीं भी इन्होंने सोचा कि हम फंसा सकते हैं जांच में कराया। आप इसका ज्वलंत उदाहरण तो प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। आप तरह तरह की प्रोपेगेंडा करते थे लेकिन कहीं भी किसी के खिलाफ आपको कोई सबूत नहीं। और आज भी अगर आपको ऐसी गलतफहमी है तो कोर्ट का दरवाजा खुला है, विपक्ष का है, तो एक भी संपत्ति में बार बार चैलेंज दे रही हूँ, एक भी व्यक्ति की संपत्ति जो जब्त हुई है वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने करप्शन किया है। देखिए, जब सीबीआई जांच की मांग हुई थी एसएससी केस में वेस्ट बंगाल में, ममता दीदी नहीं कराना चाहती थी सीबीआई जांच और उन्होंने बहुत बेहतरी बदले। अंत में जाके डिविजनल बेंच ने सीबीआई जांच फिर सिफारिश की और जब जांच हुई तो ईडी के पास गया और आज आप देखिए किस तरीके से नोट के अंबार मिल रहे हैं और सोने का अंबार 50 करोड़ तक पहुंच गया और पता नहीं है कितने करोड़ तक पहुंचेगा। इसके बाद ममता दीदी पल्ला झाड़ते रही है। यही हाल महाराष्ट्र में है, यही हाल आपके झारखंड में है, तमाम जगहों में यही हाल है। और जो भी संपत्तियां जब्त हो रही, मैं तो वो भी बता रही हूँ कि 1,07,000 करोड़, आप समझिए 1,07,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। ये कितनी बड़ी बात है, ये करप्शन सामने दिखता। उस पर भी आप कह रहे हैं हमने और आपने नहीं, अरे जिन विपक्षियों पे हुए उस पर भी आपने नहीं किया। मैं तो ये कहती हूँ सत्ता में रहते आपने उन लोगों पे क्यों नहीं किया? आज आप आवाज आप किसी पे करिए। मैं तो इसको नहीं कह रही कि नहीं, हमारी पार्टी नहीं कह रही, आप जाइए दरवाजा खटखटाइए। कानून का राज है, संविधान है, आप जिसके खिलाफ जाना चाहे जाए, पर है नहीं आपके पास कुछ खिलाफत का। ठीक है, केवल बयान देना काम नहीं होता, हम तो के साथ आए, ठीक तो लाइए। ठीक है अजय जी, क्योंकि अब ये ऐसा तो है नहीं कि ईडी के छापे सिर्फ एक पार्टी के नेताओं पर पड़ रहे हैं, ये तो लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टी के नेताओं पर छापेमारी हो रही है। चाहे फिर ये कहा जाए कि देखिए बनी हुई सरकार को गिराने के लिए, लोगों में डर पैदा करने के लिए, या फिर नेताओं को अपने पक्ष में करने के लिए, चाहे वजह कुछ भी हो, जिस तरह के आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये आरोप विपक्षी कहीं ना कहीं पार्टीज को एक मंच पर लाके खड़ा कर रहे हैं क्या? अजय जी, चलिए लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। विकास जी, क्या ये वाकई ऐसा है क्या कि कहीं ना कहीं ये जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, विपक्षों को एकजुट करने की कहीं ना कहीं एक पहल हो रही है क्या, कि सारी विपक्षी पार्टियां एक मंच पे आ जाएं? चाहते हैं कि मीडिया और मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जब से मोदी जी की सरकार बनी, आप एक भी स्टेट बताइए जहां पर बीजेपी की सरकार हो, इस समावेशी और के द्वारा माना गया, एक भी स्टेट बताइए, एक भी नेता का नाम बताइए। और पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि बिहार में सृजन घोटाला पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला, लेकिन सत्ता बनाने के लिए ये लोग कुछ भी समझौता करने के लिए तैयार है, वो नहीं जानता। अब उसको कर नहीं सकते हैं। आपने बजा विपक्ष को प्रधान कीजिएगा, विपक्ष तो जनता की आवाज होगी। आपने जो फायदा किया, आपने जो देश के नौजवानों के साथ पैदा किया, किसानों से पैदा किया, उसमें आप विफल है। और सारा विपक्ष इस मामले को, चाहे वो नौजवान की बात हो या किसान की बात हो या जवान की बात हो या आवाम की बात हो, उसके हितों की रक्षा करने के लिए एक मंच बनेंगे, वो भी तक हम लगाएंगे। लेकिन भ्रष्टाचार विपक्ष के ही नेताओं के द्वारा किया जाता, बीजेपी के नेताओं द्वारा नहीं किया जाता। विपक्ष ये जो भाजपा की जो सरकार है, भाजपा जो नेता है, ये एक ऐसी कंपनी है जो वॉशिंग मशीन इसको कर सकते हैं। इधर से भ्रष्टाचार निकलेगा, उधर से साफ सुथरा होगा। मैं प्रदीप जी का रुख करूं, उससे पहले शबनम जी जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास न जाने ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि नेता वहां जाते हैं तो भ्रष्टाचार से हट जाते हैं, धुल जाते हैं, दूसरी पार्टी में रहते हैं तो भ्रष्टाचार के पुतले हो जाते हैं।
ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को, या क्यों जब दूसरी पार्टियों के नेता होते हैं तब तक ही छापेमारी चलती है, जब आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं? देखिए हमारी वॉशिंग मशीन को बहुत अच्छी तरीके से विपक्षी, अपराधी, भ्रष्टाचारी ये सब पहचान रहे हैं। कभी बुलडोजर चला के वॉशिंग मशीन काम करता है और कभी बगैर बुलडोजर के काम कर रहा है, और जो संपत्तियां जब्त हो रही हैं उसी वॉशिंग मशीन से वो संपत्तियां निकल के आती है महल के रूप में। शुभेंदु क्या हुआ? शुभेंदु अधिकारी का के बारे में शुभेंदु अधिकारी क्या हुआ? उसपे भ्रष्टाचार के केस थे जब आपकी सरकार, जब आप सत्ता में रहे थे, जब आप सत्ता में रहे थे, यही भ्रष्टाचारी जिनकी संपत्तियां ईडी जब्त कर रही थी, उन भ्रष्टाचारियों को आप संरक्षण दे रहे थे। मैं जानना चाहती हूँ, सत्ता में शबनम बहन, प्रश्न ये है, आपकी सारी बात सुन रहे हैं, प्रश्न ये है कि जो आपके पास आता है वो दूध का धुला हो जाता है, ऐसी कौन सी पारसमनी है? आप अपराधी को ठीक कर देते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है ना शबनम जी, जो पहले दूसरी पार्टी में थे वो आपकी पार्टी में आए तो फिर ईडी के भी दाग धुल गए, जो और तमाम दाग लगे थे वो भी धुल गए, लेकिन जब वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, फिर जब चले जाते हैं फिर उनपे शुरुआत हो जाती है। ये सवाल इस बात को लेकर है कि जब वो आपकी पार्टी में आ जाता है तब तो सही हो जाते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं फिर दाग लग जाते हैं। नेहा जी, हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस रखा जाता है। हमारी पार्टी में आने के बाद शुभेंदु अधिकारी का क्या हुआ? भ्रष्टाचार करे, अधिकारी का क्या हुआ मुझे बताएं। पार्टियों में उसको संरक्षण दिया जाता है। शुभेंदु अधिकारी पे जवाब मांग रहे हैं अजय जी, कह रहे शुभेंदु अधिकारी का क्या हुआ? नहीं तो मैं यही जानना चाहती हूँ ना, तो टीएमसी में जाने के बाद क्या होता है? टीएमसी में जाने के बाद वो होता है, वो सामने आप तमाम चैनल में विजुअल देख रहे हैं। हमारी पार्टी में आने के बाद एक भी भ्रष्टाचार करने का आपकी मौका वॉशिंग मशीन में साफ हो गई शुभेंदु अधिकारी। शबनम बहन, क्या शुभेंदु अधिकारी अब पाक साफ हो गए बहन? देखिए, जांच एजेंसी ने काम को करती है, चाहे वो किसी भी पार्टी में है, अगर उनके खिलाफ जांच है तो वो जांच एजेंसी का काम है। नहीं मैडम, जांच एजेंसियां तो पहले भी जांच करती थी, लेकिन मौजूदा सरकार में ये बहुत तेज रफ्तार से काम कर रही है, ये इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये जो काम है सिर्फ उन राज्यों में शायद ज्यादा हो रहा है जहां पर विपक्ष की पार्टी यानी कि दूसरी पार्टी की सरकार है बजाय भाजपा के, वहां पर जो काम है एजेंसियों का वो तेज गति से हो रहा है, इसलिए सवाल ज्यादा खड़े हो रहे हैं। मैं जवाब लूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी, क्योंकि आज बेल के लिए जद्दोजहद तो करनी पड़ती है इन तमाम मामलों में, क्या ट्विन बेल कंडीशन बरकरार होने पर सियासी हलकों में मुसीबतें बढ़ेगी क्या? कंडीशन देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया है उसके बाद कोई किसी भी कोर्ट में कोई भी जाएगा तो ये वाली जजमेंट उनके सामने रखी जाएगी। बाद इसमें अभी तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम जो लग रही है, जो इसके मोटिव जो आज मुद्दा बन गया है, ये एक्चुअली क्या है इसमें नेहा जी, एक ECIR होती है, एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और एक होती है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब ईडी के छापे पड़ते हैं या किसी के खिलाफ कोई उसमें कोई केस को इनिशिएशन किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेड कर दिया है। क्वेश्चन ये आता था कि आपको अपने आप को डिफेंड करने के लिए कम से कम जो आपके खिलाफ एलिगेशंस हैं उनकी एक कॉपी तो प्रोवाइड कीजिए। जब तक आपको एलिगेशंस ही नहीं पता होंगे तो अपने आप को आदमी किन पॉइंट्स पे डिफेंड करेगा? ये जो पेटिशनर्स थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनका एक वो था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एज पर, देखिए, एक एक्ट होता है, एक जनरल कंडीशंस होती हैं। एक्ट हमेशा जो स्पेशल एक्ट इसीलिए होता है क्योंकि जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो प्रिवेल करेगा किसी भी अन्य एक्ट के ऊपर। अब मनी लॉन्ड्रिंग को बेसिकली व्हाइट कॉलर क्राइम है, तो माना ये जाता है, जो प्रिजम्पशन है इसमें नेहा जी, वो ये कहते हैं कि अगर किसी आदमी की एक की मृत्यु होती है तो उस टाइम में वो एक आदमी मरता है। लेकिन अगर ये जब इकोनॉमिकल ऑफेंसेस होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, पैसा इधर का उधर होता है, तो इसका एक सारा का सारा इंपैक्ट एक सोसाइटी के ऊपर आता है। तो इसलिए उस बात को देखते हुए ये इस तरह के एक्ट्स लाए गए ताकि कि एक चेक किया जा सके मनी को किसी तरह रोकने का, उसका दुरुपयोग भी होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक्ट्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम स्पेशल एक्ट्स बोलते हैं। अब
जैसा कि एक्ट खुद ही बोलता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो प्रिवेंशन मतलब उसको रोकना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो मेन प्रॉब्लम थी वो यही थी कि कोई भी, एक तो इसमें कहा था कि क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 7 साल की है। 7 साल अगर वैसे देखा जाए नॉर्मल कंडीशंस में, सीआरपीसी को देखा जाए तो 7 साल, जैसे डाउरी के केसेस आप ले लीजिए, 498 में भी 7 साल तक की सजा है। वो उन केसेस में अरेस्ट करने से पहले आपको 41A का नोटिस पुलिस की साइड से जाता है। इसमें क्या है कि कोई आपको सेक्शन 50 के अंदर, अगर ईडी के एक्ट की, पीएमएलए एक्ट की बात करें तो सेक्शन 50 के अंदर ईडी के पास पावर है, वो किसी को कॉल कर सकती है, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है, उससे साइन कर सकती है। तो ये एक प्रोसीजर है कि जिसमें उसका अपना ईडी क्या अपना एक प्रोसीजर है और उन्हीं के सुरक्षा उपाय हैं। तो उनका कहना ये है कि अगर जब एक सीआरपीसी में एक प्रोविजन है तो ईडी में भी बेसिकली हो तो अरेस्ट ही रहा है, और साथ ही साथ वो फंडामेंटल राइट की बात करते हैं कि इससे किसी की लाइफ की लिबर्टी का हनन हो रहा है। जी जी जी, ठीक। लेकिन जब हम इसमें, क्योंकि ईसीआर की कॉपी नहीं दी जाती, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि, और जो ग्राउंड्स भी जब अरेस्ट किया जाता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ग्राउंड्स एट द टाइम ऑफ अरेस्ट डिस्क्लोज करती है एक्यूज्ड को कि आपको जो हमने अरेस्ट किया है इसके ये ग्राउंड्स हैं। तो बात ये हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं, जो तेज, जिसे तीखी कंडीशंस बोलते हैं फॉर बेल, ईडी एक्ट के तहत वो लीगल है, आर्बिट्ररी नहीं है। जी जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कह दिया है। दूसरी बात ये है इसके अंदर कि सेक्शन 50 के अंदर ही एक बात बोली गई है कि ये इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में बहुत फर्क है। जब इंक्वायरी होती है तो ये सब कंडीशंस को ध्यान में रखा नहीं जाता, जो कह रहे हैं कि हमारा वायलेशन हुआ हमारे ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। लेकिन अजय जी, क्या आज, क्योंकि बेल के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, क्या उसने विपक्ष की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है? क्योंकि छापे तो सर विपक्षी पार्टियों पे ही लग रहे हैं, उन्हीं के नेताओं पर लग रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएगी अब? नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जितना मर्जी प्रयास कर ले कि हमने मुसीबत बढ़ानी है, मुसीबत देनी है, कर लें। ये लोकतंत्र की हत्या किया है इन्होंने, आगे भी कर रहे हैं। इनको जो करना है वो करते रहें, कोई इशू नहीं है। हम मौका पड़ने पे सब जवाब देंगे, हम घबरा नहीं रहे। हम तो मुंह अपना, इस प्रकार से सत्याग्रह की बात की, हम तो कालिया पट्टियां बांध करके महात्मा गांधी के पदों पे चल के हम शांति से अपना सत्याग्रह करेंगे और सरकार के आगे अपनी दलील देंगे। सरकार के जो एनफोर्समेंट कंपनीज हैं, प्रवर्तन निदेशालय, जो कि वो जहां जहां करेंगे, हम विपक्ष में हैं, जितना मर्जी प्रयास करें हमें डराने का, धमकाने का, इतनी बड़ी सरकारें गिरा लें, लेकिन हम अड़ी गए। हम संविधान का पालन करेंगे, हम लोकतंत्र का पालन करेंगे। सर, करना भी चाहिए, संविधान का पालन और लोकतंत्र का पालन करना भी चाहिए, यही हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वो विरोध प्रदर्शन आखिर कितने अनुमति के साथ किया जा रहा है, कहां पर किया जा रहा है और किस तरह से किया जा रहा है। शबनम जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूं, क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी अजय जी कर रहे थे, कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को ही परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैम, अगर हम देखें तो झारखंड का उदाहरण ले लें, या जम्मू कश्मीर का ले लें, या फिर महाराष्ट्र का ले लें, या फिर उन तमाम राज्यों का ले जहां पर आपकी सरकार नहीं है, वहां पर ही ये ईडी के छापे पड़ रहे हैं, या फिर उन नेताओं पर पड़ रहे हैं। जैसे बिहार की अगर हम बात ले लेते हैं, तो यहाँ पर भले ही आपकी सरकार गठबंधन से हो, लेकिन विपक्षी पार्टी जो आरजेडी है, वहां पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये अगर सवाल उठ रहा है तो आखिर ये क्यों ना उठे कि बाकी जो पार्टीज के नेता हैं, उन नेताओं को क्या वाकई परेशान करने की ये कोशिश है क्या? नेहा जी, सबसे पहले तो इस सवाल का उत्तर सवाल में ही है कि क्या जिन विपक्षी पार्टी के नेताओं से ईडी पूछताछ कर रही है, क्या वो निर्दोष साबित हो रहे हैं, क्या उनकी संपत्तियां जब्त नहीं होती है, क्या उनके पास अवैध संपत्तियां नहीं पाई जा रही है? तो उत्तर हाँ में है, ज्यादातर सबके पास अवैध संपत्तियां पाएंगी। अब अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो ये सरकार के सबकी ये आरोप लगाया का, ये
के सरकार के समय नहीं लगाया गया था और तब ये लगातार चलता। अगर आरजेडी है तो इनके लालू यादव घोटाले में कन्विक्ट हुए थे, ये हमारे समय नहीं था, ये सरकार के समय था। सरकारें इसमें दखल नहीं, इसमें कहीं ना जांच एजेंसी जब रिपोर्ट है और कोई फाइनेंस फीस पाती है तो ईडी पड़ताल करती है। समय बदलती है और अगर तो बार अगर जांच करोड़ की कर रही है करने के बाद इसमें तो पीठ पाना चाहिए, क्या विपक्ष करना चाहिए। और लगता है कि हाँ किसी नेता के लिए। शबनम जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करते हैं। मैं अजय जी आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है कि सीबीआई की कार्रवाई के तहत ही अब ईडी कार्रवाई करेगी, इससे केसों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? संक्षिप्त में आंसर दीजिएगा, छोटा आंसर दीजिएगा, जल्दी से। नेहा जी, सीबीआई और ईडी की जो फंक्शनिंग है वो डिफरेंट है। ईडी की जो फंक्शनिंग है वो सिर्फ व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए है, उसका स्कोप लिमिटेड है। सीबीआई का स्कोप लार्ज है, उसके और दूसरे भी फील्ड्स है जिसमें वो इन्वेस्टिगेट करती है। क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच है इसीलिए एक अलग एक्ट बना हुआ है इसका। सीबीआई क्योंकि जनरल है इसीलिए वो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की तरह से काम करती है। ईडी का एक अलग एक्ट है, उस पर डिफरेंट पावर्स हैं, हर सेक्शन अलग अलग दी हुई है। सेक्शन 50 में जैसे मैंने बताया था वो इंक्वायरी कर सकते हैं उनको बुलाकर, और पावर्स है कॉल कर सकते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें फर्क यही है सिर्फ कि क्योंकि जैसे सेक्शन 161 के अंदर सीआरपीसी की बात करें, पुलिस की बात करें, तो वो स्टेटमेंट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। कोई भी ये कह सकता है कि पुलिस ने मेरे ऊपर दबाव डाला, मैंने ये स्टेटमेंट दे दी। लेकिन अगर ईडी के सामने आपने 161 में एक स्टेटमेंट ले ली और वो कोर्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ वो मान्य है, उसको माना जाएगा कि ऐसा है। ठीक है शबनम जी, ठीक है सर, मैं एक फिर लौटूंगी आपके पास। शबनम जी, ये पीएमएलए में 2018 में संशोधन वित्त अधिनियम के माध्यम से लाए गए थे, ऐसे बैकडोर कहीं ना कहीं से तरीका क्यों अपनाया गया? आज भी कोर्ट इस फैसले को बड़ी बेंच को भेजने को कह रहा है। सवाल ये है कि ये बैकडोर का तरीका अपनाती है सरकार क्या? इससे पहले भी हमने देखा, क्यों ये अपनाया जाता है? देखिए, बैकडोर का कोई तरीका सरकार नहीं अपनाती। सरकार के न्यायालय के पास जो भी मामला जाता है, न्यायालय उसे स्वेच्छा से जिस भी बेंच को भेजना चाहे भेजे और उस पर अपना जजमेंट, अपना इंटरप्रिटेशन जज दे सकती, कोर्ट दे सकती है। अभी इससे पहले जब आपने बोला, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही थी, तो मैं बता रही थी कि नेशनल हेराल्ड का केस यूपीए सरकार के समय से चल रहा है और लालू यादव का चारा घोटाला भी मुझे लगता है यूपीए सरकार के समय से चल रहा है। तो अगर ये कहते हैं कि केवल विपक्ष पे होता है, तो विपक्ष पे कार्रवाई तो पहले से चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि 2016 में बंद हो गया था, उसके बाद फिर आप लोगों ने खुलवा दिया। लेकिन देखिए, हमारे खुलवाने का नहीं, किसी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वेस्ट बंगाल में किसी हवाला के केस में हुआ था, जिसको कि इनकम टैक्स में इन्होंने छिपाया था, उस केस को लेकर ईडी फिर से जांच कर रही है। अगर जांच एजेंसियां निष्पक्षता से जांच कर रही है, अगर आपने कोई चोरी नहीं की, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो इसमें इतना धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह करने की क्या जरूरत है? ये वही कांग्रेस पार्टी है, 84 के दंगे को कराती है लेकिन सत्याग्रह नहीं करती है, इमरजेंसी लगता है सत्याग्रह नहीं करती है, लेकिन भ्रष्टाचार करती है, सत्याग्रह नहीं करती है, लेकिन भ्रष्टाचार का पूछताछ होती है तो सत्याग्रह करती है। तो इन्हें आत्मलोकन करना चाहिए कि जिस देश में कानून का राज है, संविधान का राज है, वहाँ संविधान पे भरोसा करिए। भ्रष्टाचार करेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। ठीक है अजय जी, जल्दी से। देखिए, इनके मुंह से संविधान की बातें अच्छी नहीं लगती और 2016 में नेहा जी इन्हीं की सरकार में केस बंद हुआ था और जब चुनाव नजदीक आ गया, अब 2024 के चुनाव हैं, मैंने कहा ना इनका टारगेट क्या होता है? चुनाव, सत्ता, इसका सरकार गिरनी है और सत्ता चाहिए किसी भी प्रलोभन में। और अभी बहन जी कह रही थी कि अगर ये पाक दामन है, अगर साफ है तो घबराते क्यों हैं?
अगर आप साफ आदमी को बार बार तंग करोगे, 2016 में जब आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में बैठे थे, जब आपने केस बंद होकर सारी बातें हो गई, अब जैसे आपने रीओपन कराया, तो अगर आप किसी को परेशान करोगे तो बोलेगी ना आपका अत्याचार बर्दाश्त करता रहे, आप जो मर्जी करो, हम बर्दाश्त करते रहे, हम बात भी ना करें नेहा जी, हम मुंह पे टेप लगा लें अपनी। ये बताओ, हमें आपकी बात करने का अधिकार भी नहीं है, आप हमें परेशान कर रहे हो 2016 के बाद। भाई ऐसी कौन सी है कि हम अपने आंखें मुंह कान सब बंद कर लें? हम इनके तो ऐसे अपाइज तो नहीं है कि हम सब बंद कर लें, हम बात भी करेंगे, हम आपसे पूछेंगे भी, हम सारी बातें करेंगे। ठीक है, इस पे मैं जवाब लेती हूँ शबनम, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाह रही हूँ, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी पे आय से अधिक संपत्ति का आरोप आपके समय पे लगा था, मुलायम सिंह यादव परिवार पे आय से अधिक संपत्ति का यूपीए सरकार के समय हुआ था। तो आप जो एक बदले की भावना से काम करते थे, तो शायद आपकी मानसिकता यही है कि जो सरकार पारदर्शी तरीके से कर रही है उसको भी आप उसी नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि जो जैसा होता है उसे वैसी ही समझ आती है। ये मुझे आपके वक्तव्य से समझ 2016 में बहन जी, 2016 में आप ही ने कहा कि खत्म होगी, बात खत्म हो गई, कुछ नहीं बनता, सब इन्वेस्टिगेशन हो गए। हम क्यों कहेंगे? ये ईडी कहेगी और ईडी जांच करेगी। ईडी पहले भी जांच कर रही थी, ईडी आज भी जांच कर रही है, सरकार तो जांच नहीं कर रही है। विकास जी, क्योंकि अभी भोला यादव की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद कहा जा रहा है जो डायरी मिली है उसके बाद कई और सुराग भी ईडी के हाथ में लगे हैं, कई और गिरफ्तारियां होगी। तैयार है क्या आरजेडी उसके लिए? उससे पहले लालू यादव जी का था। मैडम नेहा जी, हम आपको बताना चाहते हैं, हम लोग सच पे हैं, 1000 बार ईडी बुलाए, 2000 बार बुलाए, कोई भी डायरी मिले जिससे हम लोग घबराने वाले लोग नहीं है। लेकिन मैं नेहा जी आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ, इस देश में गरीब किसान जब बैंक से लोन लेते हैं और वो प्राकृतिक का पता का मामला है, जो भी हो, वो समय पर अगर चुकाते नहीं है, उनके घर पर बुलडोजर अभी की सरकार के दौरान चलाया जाता है। लेकिन इसी देश के विजय मल्ल्या करोड़ों रुपया देश के आम आदमियों का लेकर भाग जाते हैं। क्या बीजेपी की वहाँ पर जो नेता है या सरकार है, क्या वहाँ पर उनका अपना ये गवाह नहीं देता है कि हमारे देश का पैसा है, ये लूट के लेके गए हैं? क्या इनकी क्षमता है दूसरे कंट्री से नहीं? तो अभी आपने सुना ना शबनम जी को, कह रही है कि पैसा निकल रहा है। अभी आपने पश्चिम बंगाल का देखा नहीं उदाहरण, पार्थ चटर्जी के यहाँ कितना पैसा निकला, उनके करीबियों के यहाँ कितना पैसा निकला। जब पैसा निकल रहा है तो फिर ईडी की छापेमारी क्यों नहीं होगी? उनके जो साथी मिश्रा जी है उनके पास से निकला, एक IAS ऑफिसर पूजा है उनके पास से कितना निकला, लगातार आप सामने देख रहे हैं, उस पर भी नकार रहे हैं। तो जनता क्या सोचती होगी आप लोगों को कि विपक्षी नेता चोरी भी करते हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं, चोरी और सीनाजोरी का काम भी करते हैं। विकास जी, हाँ बेटा, विकास जी, पैसा निकल रहा है और उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है ईडी का। ये सफाई दे वो सारा देश और आवाम जान रही है। लेकिन मैं इनसे एक ही सवाल करता हूँ कि बिहार, हम इंतजार कर रहे हैं कि आप बिहार में कृष्ण घोटाला की छापेमारी और उसकी जांच करते हैं, ये बोलने के लिए मैडम आप बताइए कि बिहार में कब छापा लगेगा? ठीक है, चलिए, वाकई अब इस पूरे मामले की, क्योंकि इस पूरे मामले में विपक्ष को तो एक झटका लगा ही है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया है, अब जाहिर तौर पे देखने वाली बात होगी कि ईडी के जो छापे लगे हैं या फिर अभी तक जो मारे जा रहे हैं उसके अंदर क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि अभी तक जो ईडी का कन्वेंशन रेट है वो बहुत कम है। इससे पहले कल अशोक गहलोत ने भी इस बात का जिक्र किया था कि 0.05% ही कहीं ना कहीं ईडी का कन्वेंशन रेट है। और ऐसे में जाहिर तौर पे क्या ऐसे में सवाल यही उठता है कि लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उन नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है जिनके घर पे, जिनके ऊपर लगातार ईडी के छापे पड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।